गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड ईयर की हम बात कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हीट यानी कि थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स में हमने अब तक अपने कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड वर्क के बारे में पढ़ा है। वर्क के कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पढ़ रखा है, उसके अंदर हमने प्रोसेस ऑफ हीट के बारे में पढ़ा था, प्रोसेस ऑफ वर्क के बारे में पढ़ा था और हमने इसके अंदर प्रसार कार्य और आपका जो संपीड़न कार्य होता है उसके बारे में भी हमने बात की थी, चर्चा की थी। अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जो हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ हीट यानी कि हीट का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, ऊष्मा ऊर्जा का जो हीट क्या मतलब हो गया ऊष्मा, और ये जो ऊष्मा होती है वो ऊर्जा का ही एक रूप होती है, यानी कि एक तरीके से हम इसको ऊर्जा भी बोल सकते हैं। इसको ऊष्मा ऊर्जा भी बोलते हैं या ऊष्मा को भी हम एक तरीके से ऊर्जा का रूपांतरण या ऊर्जा का ही एक रूप मानते हैं। सिंपली जब हम कहते हैं कि जब हम किसी पदार्थ को या किसी तंत्र को या जिसके द्वारा हम कार्य कर सकते हैं वो हमारे क्या होते हैं, ऊर्जा होती है। ऊर्जा के थ्रू ही सारे कार्य संपन्न होते हैं। तो हम सिंपली कहते हैं कि जब हम किसी जिसे कार्य द्वारा प्राप्त किया जा सकता है या ऊर्जा जो ऊष्मा जो होती है ऊर्जा का एक रूप होती है, एक कॉन्सेप्ट हम फ्लो कर सकते हैं। देखिए, ऊष्मा का जो प्रवाह होता है वो तब ही होता है जब तंत्र की अवस्था में परिवर्तन होता है। अगर तंत्र की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है तो ऊष्मा के अंदर कोई प्रवाह नहीं होता है। सिंपली हमने जब देखा है कि परिपार्श्व और तंत्र जो होता है, तो तंत्र और परिवेश के या परिपार्श्व के अंदर या सराउंडिंग और सिस्टम के मध्य जो टेम्परेचर होता है, ताप जो होता है, उसका साम्य होना नेसेसरी होता है। तो जो ताप होता है यहाँ पे, वो ताप इस तरीके से हमारे पास में होना चाहिए कि जो ताप के प्रभाव के अकॉर्डिंग ही ऊष्मा का प्रभाव होता है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऊष्मा का प्रभाव भी ज़्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो ऊष्मा का प्रभाव भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम ये इजीली कह सकते हैं कि अगर हमें ऊष्मा का प्रवाह या कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में बात करनी है तो तंत्र और परिवेश के मध्य तापीय साम्य होना आवश्यक होता है, यानी कि ताप का कम ज़्यादा होना या ताप का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो तापीय साम्य स्थापित होना है, वो सारे डिपेंड करते हैं कि उसके अंदर से निकलने वाली या उत्पन्न होने वाली ऊष्मा या ऊर्जा का मान क्या होगा। तो सिंपली सारा सिस्टम जो होता है वो डिपेंड करता है कि जो तंत्र है या परिवेश है तो उसमें कहाँ किससे ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है और किससे ऊर्जा अवशोषित हो रही है। तो एक फंडा आता है, अगर तंत्र परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण करता है, यानी कि परिवेश से तंत्र ऊष्मा ले रहा है, तो लेने वाला हमेशा क्या होता है, यानी कि परिपार्श्व को उससे ऊष्मा ले रहा है तो ऊष्मा का मान क्या और अंदर पहले की अपेक्षा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो तंत्र अगर वो ऊष्मा लेता है तो ऊष्मा का मान क्या हो जाता है, यानी कि Q का मान क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। अगर तंत्र परिवेश को ऊष्मा दे रहा है तब उसके अंदर आपका Q होता है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि ऊष्मा का मान वहां पे ऋणात्मक होता है। तो ये छोटी सी कॉन्सेप्ट है कि अगर परिवेश से तंत्र ऊष्मा ले रहा है तो वो धनात्मक हो गया, और जो दे रहा है तो वो ऋणात्मक हो गया, यानी कि देने पर उसके अंदर कमी आ गई और लेने पर उसके अंदर बढ़ोतरी हो गई। तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ द हीट है वो हमारा बहुत ही बेसिक है, जो हम रोजमर्रा के काम के अंदर देखते रहते हैं। तो वो सारी चीजें हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ हीट बहुत ईजिली गोइंग वे में हो जाता है। अगर हम कहें कि जो ऊष्मा है या हमारा जो कार्य है दोनों ही अवस्था फलन नहीं है, ये हमने पहले भी बात की थी, यानी कि ये अवस्थाओं पर डिपेंड नहीं करते हैं, दोनों का कार्य हो चाहे वो ऊष्मा हो, लेकिन इन दोनों का जो रेशियो होता है, इन दोनों का जो योग होता है वो ऊष्मा अवस्था फलन होता है। ऊष्मा और जो कार्य का जो योग होता है वो अवस्था फलन होता है। तो आज हम एक नई बात करेंगे कि ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, हीट ऑफ एनर्जी क्या होती है, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ हीट यानी कि ऊर्जा के बारे में हम बात करें, एनर्जी के बारे में हम बात करें। एनर्जी, ऊष्मा की जब हमने बात की तो वहाँ पे एक वर्ड आया एनर्जी। एनर्जी क्या होती है, देखो, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं, और एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता क्या होती है हमारी, कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता हमारी क्या होती है, एनर्जी होती है या ऊर्जा होती है। अब ये जो ऊर्जा होती है वो एक तंत्र की निश्चित होती है, यानी कि एक तंत्र के अंदर ऊर्जा की जो एक मात्रा होती है वो एक निश्चित मात्रा होती है, उससे ज़्यादा या उससे कम होने पर बहुत सारे चेंजेस डेवलप हो जाते हैं। तो सिंपली हम कहते हैं कि अगर हमारे पास में ऊर्जा की हम बात करें तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे स्थितिज ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं। ये ऊर्जाएं
आपस में इंटरचेंज होती रहती हैं। हमने जिस तरीके से हमने एम्पलीफायर वगैरह काम में लिए, इंस्ट्रूमेंट काम में लिए, उन्हीं के अकॉर्डिंग ये सारी की सारी चेंजेस होती रहती है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो ऊर्जाएं होती हैं, चाहे वो रासायनिक हो, यांत्रिक हो, गतिक हो, उन सबको अलग हटा के हम ऊर्जा के दो रूप मानते हैं। एक होता है बाह्य ऊर्जा, दूसरी होती है आंतरिक ऊर्जा। तो इस एनर्जी के हमने दो माने हैं, एक होता है बाह्य ऊर्जा एक्सट्रिंसिक, और दूसरी होती है आंतरिक। देखिए, बाह्य ऊर्जा के बारे में बात करें तो कुल तंत्र की जो कुल स्थितिज और गतिज ऊर्जा जो होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, उन दोनों का योगफल क्या कहलाती है? हमारी बाह्य ऊर्जा कहलाती है। तो बाह्य ऊर्जा जो क्या हो गई, स्थितिज प्लस गतिज ऊर्जा, इन दोनों का योग क्या हो गया? हमारा बाह्य ऊर्जा हो गया। देखिए, सिंपली हम कहें कि हमारे पास में जो बाह्य ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा संपूर्ण तंत्र की गति के कारण, और स्थितिज ऊर्जा तंत्र की विद्युत चुंबकीय गुरुत्व जैसे बलों के कारण होती है। विद्युत बल या चुंबकीय बल या गुरुत्वीय बलों के कारण कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा। और गति के कारण कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। इसका कोई उपयोग नहीं होता उष्मा गतिकी के अंदर, बाह्य ऊर्जा से हम कोई काम नहीं करते। लेकिन आंतरिक ऊर्जा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर कौन सा फैक्टर काम करता है? आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा का मतलब क्या होता है? देखिए, तंत्र है, उसमें उपस्थित जो भी पदार्थ होते हैं उनके अणुओं की तीन होती है। एक होती है स्थितिज ऊर्जा, स्थानांतरण ऊर्जा, एक होती है घूर्णन ऊर्जा, और एक होती है कंपन। स्थानांतरण, घूर्णन और कंपन, तीन तरह की गतियां होती है किसी भी कण के अंदर। तो किसी भी तंत्र में या किसी भी तंत्र में उपस्थित पदार्थ के अणुओं में स्थानांतरण, कंपन और आपका तीसरा हो गया घूर्णन, गतियों के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो, और उस पदार्थ के इलेक्ट्रॉन एवं नाभिकों की जो ऊर्जा होती है उनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? आंतरिक ऊर्जा। यानी कि हम बोल सकते हैं पदार्थ के कण की तीन गतियां। अब गतियां कौन कौन सी हो गई? स्थानांतरण प्लस घूर्णन, और तीसरी क्या थी आपकी? स्थानांतरण होगी, घूर्णन हो गई, और तीसरी क्या है आपकी? कंपन। ठीक है, ये तीनों गतियां प्लस जो इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ के कणों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उस उपस्थित इलेक्ट्रॉन और नाभिक की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन व नाभिक की ऊर्जा, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा बोलते हैं। अंतर्निहित ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, या आपकी एनर्जी कंटेंट्स, या आपका एनर्जी कंटेंट्स, या इंट्रिंसिक एनर्जी, ये सारे जिनके नाम है वो आपके आंतरिक ऊर्जा के ही नाम है। इसको कैपिटल ई के द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं हम इसको कैपिटल ई के थ्रू। तो ये आंतरिक ऊर्जा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में इसका रोल प्ले होता है। आपके जो ऊष्मा है और आपका जो वर्क यानी कि हीट और वर्क जो है, उन दोनों का सम्मिलित या कंबाइंड रूप से थर्मोडायनेमिक्स ने एक समीकरण प्रस्तुत किया है, वो भी इसी के अकॉर्डिंग बनता है, आंतरिक ऊर्जा के अकॉर्डिंग। तो ये आंतरिक ऊर्जा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। आंतरिक ऊर्जा की ऊपरी सीमा क्या हो जाती है आपकी? E2, और आंतरिक ऊर्जा की लोअर जो निम्न सीमा होती है वो E1। तो इनका जो रेशियो निकालते हैं हम डेल ई किसके थ्रू शो कर सकते हैं? E2 माइनस E1। जैसे अपन आयतन के लिए करें तो डेल V क्या होगा? V2 माइनस V1। अगर डेल P पूछे तो क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमारा क्या आ जाता है? इन दोनों का अंतर आ जाता है। तो ये बात तो हो गई हमारी ऊष्मा के बारे में। आज जो अपन को इम्पोर्टेंट जो हमें बात करनी है, डिस्कस करना है, वो करना है थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट नियम के बारे में, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। देखिए, ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम होता है, उस नियम के अनुसार सिंपल सी चीज़ है, मैंने पहले भी आपको बताई थी, ऊष्मा न तो नष्ट की जा सकती है न ही उत्पन्न की जा सकती है। ये ऊर्जा का जो
एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, यानी कि ना तो हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं और ना इसको नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहलाता है। अर्थात किसी भी तंत्र और उसके पारिपार्श्व की कुल ऊर्जा जो होती है वो स्थिर होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, यानी कि उसके अंदर कोई भी ऊर्जा का चेंजेस नहीं आएगा। तंत्र और परिवेश की जो ऊर्जा होती है वो बिल्कुल हमारी इक्वल क्या होती है, स्थिर होती है। या हम कह सकते हैं कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। जैसे हमारे पास में है विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा में भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास में रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को हम यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में हम चेंजेस इसको कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में विद्युत ऊर्जा, स्विच जलाया, हमारे पास में पंखा चल गया, तो ये विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है, पवन ऊर्जा के अंदर चेंज हो रही है। जनरेटर चला विद्युत से, तो विद्युत ऊर्जा किसमें चेंज हो रही है, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर चेंज हो रही है। तो एक दूसरे के अंदर क्या होते रहते हैं, ये इंटरचेंज होते रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में अगर एक विलगित तंत्र की सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं, विलगित तंत्र में हमने बताया था जिसमें न तो ऊष्मा का आदान प्रदान होता है और ना ही पदार्थ का आदान प्रदान होता है। ऐसे तंत्र की जब हमने बात की तो उसमें कहा था कि उसके अंदर ऊष्मा जो होती है या ऊर्जा जो भी होती है वो निश्चित होती है, और उनकी सहती मतलब एक तरीके से मास, उनकी सहती जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है, यानी कि कम ज्यादा नहीं होती, जितनी पहले थी उतनी की उतनी बाद में रहती है। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, बस एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। और इसके अंदर तंत्र और परिवेश की जो ऊर्जा होती है वो बिल्कुल स्थिर रहती है, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं आते हैं। अब बात करते हैं ऊष्मागतिकी प्रथम नियम के गणितीय रूप के बारे में। देखिए, अगर हम गणितीय रूप के बारे में बात करते हैं तो हमें एक तंत्र लेना पड़ेगा। मान लो हमने एक तंत्र लिया है, गैसीय तंत्र। इस गैसीय तंत्र के अंदर अवस्था हमने ए ले रखी है जिसकी ऊर्जा 1 है E1, और उसकी अपर लिमिट जो ऊपरी सीमा होती है उसकी ऊर्जा है E2। तो हमारे पास में जो तंत्र बन रहा है या हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास में जो ऊष्मा का प्रथम नियम है, वो ऊष्मा का प्रथम नियम बहुत ही ईजी वे के अंदर निकलता है। ठीक है, ये ऊष्मा का जो प्रथम नियम वो कैसे निकलता है, जैसे हमारे पास में गणितीय रूप में लिखते हैं, हमारे पास में अपर लिमिट हमारे पास में या लोअर लिमिट E1 है हमारे पास में, और दूसरा है E2। ये हमारी निम्न सीमा है और ये हमारी ऊपरी सीमा है। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि प्रारंभिक ऊर्जा, तो हमारी प्रारंभिक ऊर्जा हमारे पास में क्या है, E1 है, और अंतिम हमारे पास में क्या है, E2। तो हमारे पास में इन दोनों का जो रेशियो आएगा, यानी कि डेल E क्या आ जाएगा, E2 माइनस E1, ये हमारे पास में पर्टिकुलरली आ गया। अब जब हमारे पास में परिवेश तंत्र या परिवेश में कुछ कार्य होता है, या तंत्र द्वारा परिवेश पे कुछ कार्य होता है, तंत्र अपने परिवेश से जो कुछ भी कार्य करता है वो आपके डेली पे डिपेंड करता है, ऊपरी कार्य करने प्रारंभिक ऊर्जा पे या अंतिम ऊर्जा पे। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला आता है, Q इक्वल टू हमारे पास में क्या है, डेल E, Q इक्वल टू डेल E प्लस किया गया कार्य। यानी कि हमारे पास में यहाँ क्या बात हुई कि अवस्था परिवर्तन में तंत्र द्वारा किया गया कार्य W है। तो प्रथम नियम के अनुसार हमारे पास में क्या होगा, तंत्र द्वारा अवशोषित ऊर्जा प्लस ऊर्जा में तंत्र द्वारा अवशोषित जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा में वृद्धि प्लस तंत्र द्वारा किया गया कार्य। अगर तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है तो नेगेटिव होता है, और तंत्र पर कार्य किया जाता है तो पॉजिटिव होता है। ये मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट बताती हूँ उसका। ठीक है, तो हमारे पास में जो फॉर्मूला बना है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि तंत्र द्वारा अवशोषित ऊर्जा इक्वल टू किसके बराबर होगी, हमारे पास में ऊर्जा में वृद्धि, और वो कितनी है आपकी डेल E, और तंत्र द्वारा किया गया कार्य।
कार्य। देखो तंत्र द्वारा, मैंने पहले बताया था, अगर तंत्र के द्वारा कार्य किया जाता है तो वो नेगेटिव होता है, और तंत्र पर कार्य किया जाता है तो वो पॉजिटिव होता है। अब यहाँ तक की बात हमारे पास में आ गई है, डेल ई हमारे पास में आ गया, माइनस डब्ल्यू हमारे पास में आ गया है। अब हम क्या बात करते हैं, अगर तंत्र द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है तो हमारे पास में जो वैल्यू, हम इनको इंटरचेंज करें, डेल ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। डेली की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, Q प्लस डब्ल्यू। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आई है, किसकी वैल्यू आई है हमारे पास में, डेल ई, यानी कि ऊर्जा के अंदर प्रारंभिक और अंतिम ऊर्जा के अंदर के अंतर के बारे में आ रही है। अब हम क्या कहते हैं कि W बराबर क्या होता है, PV, और W बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P डेल V। ये हम लिख सकते हैं क्योंकि जो दाब और आयतन का जो मान होता है वो कार्य के बराबर आता है, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, यानी कि डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल वी, ये हमने एक वैल्यूज पुट की है, तो ये हमारे पास में डेल ई का एक नया मान आ जाता है, ठीक है। अब क्यू प्लस डब्ल्यू भी क्या होता है, डेल ई होता है, और अगर हम इसके अंदर इंटरचेंज करना चाहें थोड़ा सा, यानी कि डेल ई, तो हमारे पास में क्या है, अगर समाकलन या अवकलन करते हैं तो पी डेल वी जो हमारे पास में आता है, पी डेल वी के अंदर अगर हम समाकलन करें पी डी वी, तो इसके अंदर V1 से लेके V2 तक आपका इंटीग्रेशन होता है। अब V1 से लेके V2 तक इंटीग्रेशन होता है तो हम कह सकते हैं कि डेल ई इज इक्वल टू क्यू प्लस पी डेल वी हमारे पास में एक तंत्र के लिए एक ऊष्मा जो हमारे पास ऊर्जा है उनका एक रेशो आता है। अब हम बात करते हैं तंत्र द्वारा अवशोषित करने पर। अगर तंत्र द्वारा ऊष्मा अवशोषित होती है तो Q पॉजिटिव होता है, और तंत्र द्वारा ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो Q हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है तो W नेगेटिव होता है, और तंत्र पर कार्य किया जाता है तो W पॉजिटिव होता है। विलगित तंत्र के लिए हमेशा, विलगित तंत्र की बात करें, विलगित तंत्र के लिए dq का मान हमेशा क्या हो जाएगा, 0। अब dq का मान हमारे पास में 0 है तो q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल ई जो हमारे पास में है, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो डेल ई किसके बराबर होगा, W के बराबर होगा। यानी कि विलगित तंत्र के लिए जो हमारे पास में ऊर्जा परिवर्तन है वो W किए गए कार्य के बराबर होती है, चाहे वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तंत्र पर कार्य किया गया है तब वो पॉजिटिव हो जाएगा वैल्यू, और तंत्र द्वारा कार्य किया गया है तो वो नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। दूसरी बात करते हैं चक्रीय प्रक्रम के लिए। चक्रीय प्रक्रम के लिए हमारे पास में फॉर्मूला ये जो है, यही फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल ई की वैल्यू, चक्रीय जो प्रक्रम होते हैं वहां पे डेल ई क्या होता है, 0, तो 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो हमारे पास में चक्रीय प्रक्रम के लिए हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएगी क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यानी कि उत्पन्न जो हमारे पास में जो हमारी ऊष्मा जो आ रही है, क्यू आंतरिक ऊर्जा जो हमारे पास में क्यू आ रहा है वो क्यू हमारे किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के इक्वल हो जाएगा। चक्रीय प्रक्रम में जितनी ऊष्मा तंत्र द्वारा अवशोषित की जाती है, तंत्र उतनी ही ऊर्जा के तुल्य कार्य करता है। जितने ऊर्जा का मान होगा उतने ही उसके अंदर कार्य का मान होगा। नेक्स्ट इसके बारे में हम और बात करेंगे, ऊष्माधारिता है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, इनके कॉन्सेप्ट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।